दिबाचा, हमने अपनी नस्ल का नाम होमो सेपियंस यानी अक्लमंद इंसान रखा है, लेकिन ये बहस तलब है कि हम इस नाम के साथ कितना इंसाफ कर पाए हैं। पिछले 1 लाख सालों में हम सेपियंस ने बेपनाह ताकत हासिल की है। हमारी दरियाफ्तों, इजादात और फतूहात की फहरिस्त किताबों में समूही जा सकती है, लेकिन ताकत अक्लमंदी नहीं है। 1 लाख साल की दरियाफ्तों, इजादात और फतूहात के बावजूद हमने खुद को वजूदी बहरान में धकेल दिया है। हम माहौलियाती तबाही के दहाने पर हैं, जो हमारी अपनी ताकत के गलत इस्तेमाल का नतीजा है। हम नई टेक्नोलॉजीज जैसे कि मसनूई ज़हानत एआई बना रहे हैं, जो हमारे कंट्रोल से बाहर होकर हमें गुलाम बना सकती हैं या खत्म कर सकती हैं। लेकिन हमारी नस्ल इन वजूदी चैलेंजों से निमटने के लिए मुत्तहिद होने के बजाय बैनुल अक़वामी तनाव बढ़ा रही है। आलमी ताउन मुश्किल हो रहा है, मुमालिक तबाही फैलाने वाले हथियार जमा कर रहे हैं और आलमी जंग का इम्कान नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर हम सेपियंस इतने अक्लमंद हैं, तो हम इतना खुद तबाहकुन क्यों हैं? गहराई से देखें तो हमने डीएनए से लेकर दूर दराज कक्षाओं तक बेपनाह मालूमात जमा की हैं, लेकिन ये मालूमात जिंदगी के बड़े सवालात के जवाबात नहीं देती। हम कौन हैं, हमारा मकसद क्या होना चाहिए, अच्छी जिंदगी क्या है और उसे कैसे जीना चाहिए। मालूमात की कसरत के बावजूद हम अपने कदीम आबा अजदाद की तरह फरेब और वाहमों का शिकार हैं। नाजिज्म और स्टॉलिनिज्म उसकी हालिया मिसालें हैं, जहां जदीद मुआशरों में इज्तिमाई जुनून ने जन्म लिया। कोई ये नहीं कहता कि आज के इंसानों के पास पत्थर के दौर के मुकाबले में ज्यादा मालूमात और ताकत नहीं है, लेकिन ये यकीनी नहीं कि हम खुद को और कायनात में अपने किरदार को ज्यादा बेहतर समझते हैं। हम मालूमात और ताकत जमा करने में इतनी कामयाबी क्यों हासिल कर लेते हैं, लेकिन अक्लमंदी हासिल करने में कम कामयाब हैं। तारीख भर में बहुत सी रिवायात ने माना कि हमारी फितरत में कोई बुनियादी खामी है, जो हमें ऐसी ताकतों के पीछे भागने पर मजबूर करती है जिन्हें हम संभाल नहीं सकते। यूनानी दास्तान फेटन एक लड़के की कहानी बयान करती है, जो सूरज के देवता हेलियस का बेटा होने का दावीज करता है। वो सूरज के रथ को चलाना चाहता है, लेकिन हेलियस उसे खबरदार करता है कि कोई इंसान उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। फेटन जिद करता है और रथ चलाता है, लेकिन वो कंट्रोल खो देता है, जमीन को जला देता है। आखिर में जेवस उसे बिजली से मारकर जमीन को बचाता है। 2000 साल बाद, जब सनती इनकलाब अपने इब्तिदाई कदम उठा रहा था और मशीनें इंसानों की जगह ले रही थीं, जोहान वुल्फगांग वोन गोएटे ने दी सूरसरियर्स ऑपरेंट्स नामी एक एहतियाती कहानी लिखी। ये कहानी, जिसे बाद में वॉलेट डिज्नी ने मक्की माउस के साथ एनिमेट किया, बताती है कि एक बूढ़ा जादूगर अपने तालिबे इल्म को अपनी वर्कशॉप में छोड़ता है और कुछ काम सौंपता है, जैसे दरिया से पानी लाना। तालिबे इल्म काम को आसान बनाने के लिए जादूगर के जादू से झाड़ू को पानी लाने का हुक्म देता है, लेकिन उसे रोकना नहीं जानता। झाड़ू लगातार पानी लाता रहता है और वर्कशॉप डूबने लगती है। घबराहट में तालिबे इल्म झाड़ू को कुल्हाड़ी से 2 हिस्सों में काटता है, लेकिन हर हिस्सा एक नया झाड़ू बन जाता है। जब जादूगर वापस आता है, तालिबे इल्म मदद मांगता है। मैंने जिन रूहों को बुलाया, अब उनसे जान नहीं छुड़ा सकता। जादूगर फौरन जादू तोड़ता है और सैलाब रोकता है। इस कहानी का सबक वाज़ेह है, ऐसी ताकतों को ना बुलाएं जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ये एहतियाती कहानियां 21वीं सदी में हमसे क्या कहती हैं? हमने वाज़ेह तौर पर उनकी तंबीहात को नजरअंदाज किया। हमने जमीन के माहौल को अदम तवाजुन में डाल दिया और अरबों जादुई झाड़ू, ड्रोन्स, चैटबॉट्स और दीगर एल्गोरिथमिक रूहें बनाए, जो हमारे कंट्रोल से बाहर होकर गैर इरादी नताइज का बायस बन सकती हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? ये कहानियां कोई जवाबात पेश नहीं करती, सिवाय उसके कि कोई देवता या जादूगर हमें बचाए। ये एक इंतहाई खतरनाक पैगाम है। ये लोगों को जिम्मेदारी से दस्तकश होने और देवताओं या जादूगरों पर भरोसा करने की तरगीब देता है। बदतर ये कि ये तस्लीम नहीं करता कि देवताओं और जादूगरों को भी हमने ही बनाया है, जैसे रथ, झाड़ू और एल्गोरिथम्स। ताकतवर चीजों के गैर इरादी नताइज पैदा करने की आदत भाप के इंजन या मसनूई जहानत के साथ नहीं, बल्कि मजहब की ईजाद के साथ शुरू हुई। नबियों और इल्हामियों ने ऐसी ताकतवर कुव्वतें बुलाईं जो मोहब्बत और खुशी लाने के बजाय खून की नदी बहा देती हैं। फैटन की दास्तान और गोएटे की नज्म मुफीद मशवरा देने में नाकाम है, क्योंकि वो इंसानी ताकत के हुसूल के तरीके को गलत समझती हैं। दोनों कहानियों में एक फर्द बेपनाह ताकत हासिल करता है, लेकिन हट धर्मी और लालच उसे तबाह कर देता है। नतीजा ये निकलता है कि हमारी नाकिस इनफरादी नफ्सियात हमें ताकत का गलत इस्तेमाल करने पर मजबूर करती है। ये खामे तज्जिया ये नजरअंदाज करता है कि इंसानी ताकत कभी इनफरादी इक़दाम का नतीजा नहीं होती। ताकत हमेशा बड़ी तादाद में इंसानों के ताउन से पैदा होती है। इसके मुताबिक हमारी ताकत के गलत इस्तेमाल की वजह हमारी इनफरादी नफ्सियात नहीं है।
आखिरकार लालच, हठधर्मी और जुल्म के साथ साथ इंसान मोहब्बत, हमदर्दी, आजिजी और खुशी के भी काबिल है। सच है कि हमारी नस्ल के बदतरीन अफराद में लालच और जुल्म गालिब होता है, जो उन्हें ताकत का गलत इस्तेमाल करने पर मजबूर करता है। लेकिन इंसानी मुआशरे अपने बदतरीन अफराद को ताकत सौंपने का इंतखाब क्यों करते हैं? मिसाल के तौर पर 1933 में ज्यादातर जर्मन नफ्सियाती मरीज नहीं थे, फिर उन्होंने हिटलर को वोट क्यों दिया? हमारी ऐसी ताकतों को बुलाने की रगबत जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इनफरादी नफ्सियात से नहीं बल्कि हमारी नस्ल के बड़े पैमाने पर ताउन के मुनफरद तरीके से पैदा होती है। इस किताब का मरकजी इस्तदलाल ये है कि इंसान बड़े ताउन के नेटवर्क्स बनाकर बेपनाह ताकत हासिल करता है, लेकिन इन नेटवर्क्स की तश्कील का तरीका उन्हें ताकत को गैर अक्लमंदी से इस्तेमाल करने पर माइल करता है। हमारा मसला तब एक नेटवर्क का मसला है, मजीद खास तौर पर यह एक मालूमाती मसला है। मालूमात वो गोंद हैं जो नेटवर्क्स को जोड़ती हैं, लेकिन दसियों हजार सालों से सिपियंस ने बड़े नेटवर्क्स बनाने और बरकरार रखने के लिए अफसानों, वाहमों और इज्तिमाई फरेबों का सहारा लिया है, चाहे वो देवताओं, जादुई झाड़ुओं, मसनूई जहानत या दीगर चीजों के बारे में हों। अगरचे हर इनफरादी इंसान आमतौर पर खुद और दुनिया के बारे में सच जानने में दिलचस्पी रखता है, बड़े नेटवर्क्स अपने अरकान को जोड़ने और तरतीब देने के लिए अफसानों और वाहमों पर इन्हिसार करते हैं। इसी तरह हम नाजिज्म और स्टॉलिनिज्म तक पहुंचे। ये गैर मामूली ताकतवर नेटवर्क्स थे जो गैर मामूली फरेब पर मबनी ख्यालात से जुड़े थे। जैसा कि जॉर्ज ऑरवेल ने मशहूर तौर पर कहा, जहालत ताकत है। नाजी और स्टॉलिन निजामों का जालमाना अफसानों और बेशरम झूठ पर मबनी होना उन्हें तारीखी तौर पर इस्तिस्नाई नहीं बनाता, न ही इससे उनका जवाल मुकद्दर था। नाजिज्म और स्टॉलिनिज्म इंसानों के बनाए सबसे ताकतवर नेटवर्क्स में से थे। 1941 के आखिर और 1942 के शुरू में एक्सिस ताकतें दूसरी आलमी जंग जीतने के करीब थीं। स्टॉलिन बिलाखिर इस जंग का फातेह बनकर उभरा और 1957 और 1960 की दिहाइयों में उसके वारिसों को सर्द जंग जीतने का माकूल मौका था। 1992 की दिहाई तक आजाद जमहूरियतों ने बर्तरी हासिल की, लेकिन ये अब एक आर्जी फतह दिखाई देती है। 21वीं सदी में कोई नया आमराना निजाम वहां कामयाब हो सकता है जहां हिटलर और स्टॉलिन नाकाम रहे, एक ऐसी मुतलकुल अनान ताकत बनाते हुए जो आने वाली नस्लों को उसके झूठ और अफसानों को बेनकाब करने की कोशिश से भी रोक सकता है। हमें यह नहीं समझना चाहिए कि फरेब पर मबनी नेटवर्क्स नाकामी के लिए मुकद्दर हैं। अगर हम उनकी फतह को रोकना चाहते हैं तो हमें खुद मेहनत करनी होगी। मालूमात का सादा लोह नजरिया फरेब पर मबनी नेटवर्क्स की ताकत को समझना मुश्किल है, क्योंकि बड़े मालूमाती नेटवर्क्स, चाहे वो फरेब पर मबनी हों या ना हों, के काम करने के बारे में एक वसी तर गलत फहमी है। इस गलत फहमी को मालूमात का सादा लोहे नजरिया कहा जाता है। जहां फैटन की दास्तान और दी सोर्सरियर्स ऑपरेंट्स इनफरादी इंसानी नफ्सियात के बारे में हद से ज्यादा मायूस को नजरिया पेश करती हैं, वही मालूमात का सादा लोहे नजरिया बड़े पैमाने पर इंसानी नेटवर्क्स के बारे में हद से ज्यादा पुरामीद नजरिया फैलाता है। सादा लोहे नजरिया ये कहता है कि अफराद से ज्यादा मालूमात जमा और प्रोसेस करके बड़े नेटवर्क्स तिब, तबीयात, माशियात और दीगर शोबों में बेहतर समझ हासिल करते हैं, जो उन्हें न सिर्फ ताकतवर बल्कि अक्लमंद भी बनाता है। मिसाल के तौर पर जरासीम के बारे में मालूमात जमा करके दवासाज कंपनियां और सेहत के इदारे बीमारियों की असल वजूहात जान सकते हैं, जिससे वो ज्यादा मुअस्सर अद्वियात तैयार कर सकते हैं और उनके इस्तेमाल के बारे में अक्लमंदाना फैसले कर सकते हैं। ये नजरिया ये मानता है कि काफी मिकदार में मालूमात सच्चाई की तरफ ले जाती हैं और सच्चाई बदले में ताकत और अक्लमंदी दोनों देती है। जहालत उसके बरक्स कहीं नहीं ले जाती। अगरचे फरेबकार या धोखेबाज नेटवर्क्स तारीखी बहरानों में कभी कभार उभर सकते हैं, लेकिन तवील मुद्दत में वो ज्यादा साफ गो और ईमानदार हरीफों से हार जाते हैं। ये नजरिया तस्लीम करता है कि मालूमात से सच्चाई तक का रास्ता मसाइल से भरा हो सकता है। हम मालूमात जमा करने और प्रोसेस करने में ईमानदार गलतियां कर सकते हैं। लालच या नफरत से मुतासिर बदनीयती पर मबनी अनासिर अहम हकायक छुपा सकते हैं या हमें धोखा देने की कोशिश कर सकते हैं। नतीजतन मालूमात कभी कभार सच्चाई के बजाय गलती की तरफ ले जाती हैं। मिसाल के तौर पर जुज़वी मालूमात, गलत तज्जिया या गलत मालूमात की मुहिम माहिरीन को भी किसी बीमारी की असल वजह की गलत शनाख्त पर मजबूर कर सकती है। ताहम सादा लोहे नजरिया ये मानता है कि मालूमात जमा करने और प्रोसेस करने में पेश आने वाले ज्यादातर मसाइल का इलाज मजीद मालूमात जमा और प्रोसेस करना है। अगरचे हम कभी भी गलती से मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं होते, ज्यादातर मामलात में ज्यादा मालूमात ज्यादा दुरुस्तगी की तरफ ले जाती हैं।
एक डॉक्टर जो अकेला एक मरीज को देखकर वबा की वजह जांचता है, उसके मुकाबले में हजारों डॉक्टरों का लाखों मरीजों से डेटा जमा करना ज्यादा कामयाब होता है। और अगर डॉक्टर खुद सच छुपाएं तो मालूमात को अवाम और तहकीकाती सहाफियों के लिए खुला रखने से धोखा बेनकाब हो जाता है। इस नजरिए के मुताबिक जितना बड़ा मालूमाती नेटवर्क, इतना ही वो सच के करीब होता है। तबीयतन यहां तक कि अगर हम मालूमात का दुरुस्त तज्जिया करें और अहम सच्चाइयों को दरियाफ्त करें, इससे ये जमानत नहीं मिलती कि हम नतीजे में आने वाली सलाहियतों को अक्लमंदी से इस्तेमाल करेंगे। अक्लमंदी को आमतौर पर सही फैसले करना समझा जाता है, लेकिन सही का मतलब मुख्तलिफ लोगों, सकाफतों या नजरियात के दरमियान मुख्तलिफ होता है। साइंसदान जो नए जरासीम की दरियाफ्त करते हैं, वो लोगों की हिफाजत के लिए वैक्सीन तैयार कर सकते हैं, लेकिन अगर वो साइंसदान या उनके सियासी आका एक नस्ल परस्ताना नजरिए पर यकीन रखते हैं जो कुछ नस्लों को कमतर समझता है और उनके खात्मे की वकालत करता है, तो नई तिब्बी मालूमात को लाखों अफराद को हलाक करने वाला हयातियाती हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस सूरत में भी मालूमात का सादा लौह नजरिया ये मानता है कि इजाफी मालूमात कम अज कम जुज़वी इलाज पेश करती हैं। ये नजरिया समझता है कि इक़दार के बारे में इख्तलाफात करीब से देखने पर मालूमात की कमी या दानिस्ता गलत मालूमात की वजह से होते हैं। इस नजरिए के मुताबिक नस्ल परस्त गैर मुत्तले लोग हैं जो हयातियात और तारीख के हकायक नहीं जानते। वो समझते हैं कि नस्ल एक दुरुस्त हयातियाती जुमरा है और वो झूठी साजिशी थ्योरियों से दिमाग धो चुके हैं। नस्ल परस्ती का इलाज लोगों को हयातियात और तारीख के मजीद हकायक फराहम करना है। इसे वक्त लग सकता है, लेकिन मालूमात के आजाद बाजार में जल्द या बदीर सच्चाई गालिब आ जाती है। मालूमात का सादा लौह नजरिया यकीनन चंद पैराग्राफ में बयान किए जाने से ज्यादा बारीक और सोच समझकर बनाया गया है, लेकिन उसका बुनियादी उसूल ये है कि मालूमात बुनियादी तौर पर एक अच्छी चीज है और जितनी ज्यादा हमारे पास हो उतना ही बेहतर है। काफी मालूमात और काफी वक्त दिए जाने पर हम वायरल इन्फेक्शन से लेकर नस्ल परस्ताना तासुबात तक चीजों के बारे में सच्चाई दरियाफ्त करने के पाबंद हैं। इस तरह न सिर्फ अपनी ताकत बढ़ाते हैं, बल्कि इस ताकत को अच्छी तरह इस्तेमाल करने के लिए जरूरी अक्लमंदी भी हासिल करते हैं। ये सादा लोहे नजरिया मालूमाती टेक्नोलॉजीज की मुसलसल तरक्की को जायज करार देता है और कंप्यूटर के दौर और इंटरनेट की नीम सरकारी नजरिए की हैसियत रखता है। जून 1989 में बर्लिन की दीवार और आयरन कर्टन के गिरने से चंद माह कबल रोनाल्ड रेगन ने ऐलान किया कि मुतलकुल अनान कंट्रोल का जालूद तेजी से माइक्रोचिप के डिवोट के हाथों गिराया जाएगा और ये कि सबसे बड़ा बिलॉग ब्रादर मुआसलाती टेक्नोलॉजी के मुकाबले में तेजी से बेबस हो रहा है। मालूमात जदीद दौर का ऑक्सीजन है। ये कांटों से भरी दीवारों से रसकर, बरकी बोबी ट्रिप से भरी सरहदों से गुजरकर, इलेक्ट्रॉनिक शुआओं के झोंकों की सूरत में आयरन कर्टन से गुजरती है जैसे कि वो लैस हो। नवंबर 2009 में बाराक ओबामा ने शंघाई के दौरे पर इसी जज्बे से बात की। अपने चीनी मेजबानों से कहा, मैं टेक्नोलॉजी और मालूमात के आजाद बहाव पर बहुत यकीन रखता हूं। मेरा ख्याल है कि मालूमात जितनी आजादाना तौर पर बहती हैं, मुआशरा उतना ही मजबूत होता है। कारोबारी अफराद और कॉरपोरेशंस ने अक्सर मालूमाती टेक्नोलॉजी के बारे में इसी तरह के पुरामीद ख्यालात का इजहार किया है। 1858 में टेलीग्राफ की इजाद के बारे में दी न्यू इंग्लैंडर में एक इदारती मजमून ने कहा, यह नामुमकिन है कि पुराने तासुबात और दुश्मनियां मजीद कायम रह सकें, जबकि तमाम कौमों के दरमियान ख्यालात के तबादले के लिए एक ऐसी आला ईजाद हो चुकी है, तकरीबन 2 सदियों और 2 आलमी जंगों के बाद। मार्क जकरबर्ग ने कहा कि फेसबुक का मकसद लोगों को ज्यादा इश्तराक करने में मदद देना है ताकि दुनिया को ज्यादा खुला बनाया जा सके और लोगों के दरमियान समझबूझ को फरोग दिया जा सके। अपनी 2024 की किताब दी सिंगुलरिटी इज नियरर में मशहूर मुस्तकबिलदान और कारोबारी रे कुर्ज़वेल ने मालूमाती टेक्नोलॉजी की तारीख का जायजा लिया और नतीजा अखज़ किया कि हकीकत यह है कि टेक्नोलॉजी की तेजी से बेहतरी की वजह से जिंदगी का तकरीबन हर पहलू बतदरीज बेहतर हो रहा है। इंसानी तारीख के अजीम झलकियों को देखते हुए वो प्रिंटिंग प्रेस की इजाद जैसी मिसालों का हवाला देते हैं ताकि ये इस्तदलाल करें कि मालूमाती टेक्नोलॉजी अपनी फितरत के लिहाज से तकरीबन हर पहलू को बेहतर बनाने वाला एक नेक चक्कर पैदा करती है, बशमूल खानगी, तालीम, दौलत, सफाई, सेहत, जमहूरियत और तशद्दुद में कमी। मालूमात का सादा लौह नजरिया शायद गूगल के मिशन बयान में सबसे ज्यादा मुख्तसर तौर पर बयान किया गया है कि दुनिया की मालूमात को मुनज़्ज़म करना और इसे आलमी तौर पर काबिल रसाई और मुफीद बनाना। गोयटे की तंबीहात के जवाब में गूगल ये कहता है कि जब एक तालिबे इल्म अपने उस्ताद की खुफिया जादू की किताब से चोरी करता है तो उससे तबाही का इम्कान होता है, लेकिन जब बहुत से तालिब इल्मों को दुनिया की तमाम मालूमात तक आजाद रसाई दी जाती है, वो न सिर्फ मुफीद जादुई झाड़ू बनाते हैं बल्कि उन्हें अक्लमंदी से संभालना भी सीखते हैं।
गूगल बमुकाबला गोएटे ये जोर देना जरूरी है कि बहुत से मामलात में ज्यादा मालूमात ने वाकई इंसानों को दुनिया को बेहतर समझने और अपनी ताकत को अक्लमंदी से इस्तेमाल करने के काबिल बनाया है। मिसाल के तौर पर बच्चों की शरह अमवात में ड्रामाई कमी पर गौर करें। जोहान वुल्फगांग उन गोएटे 7 बहन भाइयों में सबसे बड़े थे, लेकिन सिर्फ वो और उसकी बहन कॉर्नेलिया अपनी 7वें सालगिरह मना सके। बीमारी ने उनके भाई हरमन जेकब को 6 साल की उम्र में, बहन कैथरीना अलजब्त को 4 साल की उम्र में, बहन जोहाना मारिया को 2 साल की उम्र में, भाई जॉर्ज एडोल्फ को 8 माह की उम्र में और 5वीं नामालूम भाई को पैदाइश के वक्त हलाक कर दिया। कॉर्नेलिया भी 26 साल की उम्र में बीमारी से मर गई, जिससे जोहान वुल्फगांग अपने खानदान का वाहिद जिंदा बच जाने वाला फर्द रह गया। जोहान वुल्फगांग वॉन गोएटे के खुद 5 बच्चे थे, जिनमें से सिर्फ सबसे बड़ा बेटा अगस्त जिंदा रहा। बाकी सब पैदाइश के 2 हफ्तों के अंदर मर गए। गालिबन इसकी वजह गोएटे और उसकी बीवी क्रिस्टीन के खून के ग्रुपों के दरमियान अदम मुताबिकत थी, जिसने पहली कामयाब हमल के बाद मां में एंटीबॉडीज पैदा की। इस हालत, जिसे रेसिस बीमारी कहा जाता है, का अब इतना मौसर इलाज किया जाता है कि शरह अमवात 2% से कम है, लेकिन 1790 की दिहाई में उसकी औसत शरह अमवात 50% थी और गोएटे के 4 छोटे बच्चों के लिए ये मौत का परवाना था। मजमूई तौर पर गोएटे खानदान, जो 18वीं सदी के आखिर में एक खुशहाल जर्मन खानदान था, में बच्चों की बका की शरह सिर्फ 25% थी। 12 बच्चों में से सिर्फ 3 बालिग हुए। ये होलनाक आदादोशुमार गैर मामूली नहीं थे। जब गोएटे ने 1797 में दी सोर्सरियर्स ऑफ प्रिंस लिखी, तो अंदाजा है कि जर्मनी में सिर्फ 50% बच्चे 15 साल की उम्र तक पहुंचते थे, और ये सूरत हाल दुनिया के बेशतर हिस्सों में शायद दुरुस्त थी। 2020 तक दुनिया भर में 95.6% बच्चे अपनी 15वीं सालगिरह से आगे जिंदा रहे, और जर्मनी में ये शरह 92.3% थी। ये अजीम कामयाबी खून के ग्रुपों जैसे तिब्बी डेटा को जमा करने, तज्जिया करने और शेयर करने के बगैर मुमकिन न होती। इस मामले में मालूमात का सादा लौह नजरिया दुरुस्त साबित हुआ। ताहम मालूमात का सादा लौह नजरिया सिर्फ एक हिस्से को देखता है, और जदीद दौर की तारीख सिर्फ बच्चों की शरह अमवात को कम करने के बारे में नहीं थी। हालिया नस्लों में इंसानियत ने मालूमात की मिकदार और रफ्तार में अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी का तजर्बा किया है। हर स्मार्टफोन कदीम अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी से ज्यादा मालूमात रखता है और उसके मालिक को फौरी तौर पर दुनिया भर के अरबों लोगों से जोड़ता है। लेकिन इस तमाम मालूमात के तेजी से गर्दिश करने के बावजूद इंसानियत खुद को खत्म करने के करीब तर है। हमारे डेटा के जखीरे के बावजूद, या शायद इसकी वजह से, हम ग्रीन हाउस गैसों को फिजा में छोड़ रहे हैं, दरिया और समंदर आलूदा कर रहे हैं, जंगलात काट रहे हैं, मुकम्मल रिहाइश गाहों को तबाह कर रहे हैं, बेशुमार अनवा को मादूमियत की तरफ धकेल रहे हैं और अपनी ही नस्ल के माहौलियाती बुनियादी ढांचे को खतरे में डाल रहे हैं। हम बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार भी तैयार कर रहे हैं, थर्मोन्यूक्लियर बमों से लेकर तबाहकुन वायरस तक। हमारे रहनुमाओं को इन खतरात के बारे में मालूमात की कमी नहीं है, लेकिन वो हल तलाश करने के लिए ताउन करने के बजाय आलमी जंग के करीब जा रहे हैं। क्या मजीद मालूमात हालात को बेहतर करेंगी, या बदतर हम जल्द ही पता चलाएंगे? मुताद्दिद कारपोरेशंस और हुकूमतें तारीख की सबसे ताकतवर मालूमाती टेक्नोलॉजी मसनूई जहानत तैयार करने की दौड़ में है। कुछ मारूफ कारोबारी अफराद जैसे कि अमरीकी सरमायाकार मार्क एंडरसन यकीन रखते हैं कि मसनूई जहानत इंसानियत के तमाम मसाइल हल कर देगी। 6 जून 2023 को एंडरसन ने एक मजमून शाया किया जिसका उन्वान था, क्यों मसनूई जहानत दुनिया को बचाएगी, जिसमें जुर्रतमंदाना दावों जैसे कि मैं यहां अच्छी खबर लाने आया हूं, मसनूई जहानत दुनिया को तबाह नहीं करेगी और दर हकीकत उसे बचा सकती है, और मसनूई जहानत हर इस चीज को बेहतर बना सकती है जिसकी हम परवाह करते हैं। उन्होंने नतीजा अखज किया, मसनूई जहानत की तरक्की और फैलाव एक खतरे से दूर जो हमें डरना चाहिए, हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए और हमारे मुस्तकबिल के लिए एक अखलाकी जिम्मेदारी है। रे क्रुज़वेल इससे इत्तिफाक करते हैं। अपनी किताब दी सिंगुलैरिटीज मिरर में इस्तदलाल करते हैं कि मसनूई जहानत वो कलीदी टेक्नोलॉजी है जो हमें बीमारी, गुर्बत, माहौलियाती तनज़ुली और हमारी तमाम इंसानी कमजोरियों पर काबू पाने के चैलेंजों से निमटने की इजाजत देगी। हमें इस नई टेक्नोलॉजी के वादे को पूरा करने की अखलाकी जिम्मेदारी है। कर्ज़ोइल टेक्नोलॉजी के मुमकिना खतरात से बखूबी आगाह हैं और उनका तफसील से तज्जिया करते हैं, लेकिन यकीन रखते हैं कि उनको कामयाबी से कम किया जा सकता है। दूसरे ज्यादा शकूक को शुबहात रखते हैं। न सिर्फ फलसफी और समाजी साइंसदान बल्कि मसनूई जहानत के बहुत से मारूफ माहिरीन और कारोबारी अफराद जैसे कि जोशुआ बेंजियो, जे हुइशा हंटन, सेम ऑल्टरमैन,
ایلون مسک اور مصطفی سلیمان نے عوام کو خبردار کیا ہے کہ مصنوعی ذہانت ہماری تہذیب کو تباہ کر سکتی ہے۔ 2024 کے ایک مضمون میں، جسے بینجیو، ہنٹن اور دیگر متعدد ماہرین نے مشترکہ طور پر لکھا، نوٹ کیا گیا کہ غیر کنٹرول شدہ مصنوعی ذہانت کی ترقی زندگی اور حیاتیاتی ماحول کے بڑے پیمانے پر نقصان اور حتیز کے انسانیت کی معدومیت کا باعث بن سکتی ہے۔ 2023 کے ایک سروے میں 778 مصنوعی ذہانت کے محققین میں سے ایک تہائی سے زیادہ نے جدید مصنوعی ذہانت کے نتیجے میں انسانیت کی معدومیت جیسے بدترین نتائج کے کم از کم 10% امکان کو تسلیم کیا۔ 2023 میں تقریباً 30 حکومتیں بشمول چین، امریکہ اور برطانیہ نے بلیچلی ڈکلریشن آن مصنوعی ذہانت پر دستخط کیے، جس نے تسلیم کیا کہ ان مصنوعی ذہانت ماڈلز کی سب سے اہم صلاحیتوں سے دانستہ یا غیر ارادی طور پر سنگین حتیز کے تباہ کن نقصان کا امکان ہے۔ اس طرح کے آخر زمانی الفاظ استعمال کر کے ماہرین اور حکومتیں ہالی ووڈ کی قاتل روبوٹس کی تصویر پیش نہیں کرنا چاہتے جو سڑکوں پر دوڑتے اور لوگوں کو گولیاں مارتے ہیں۔ اس طرح کا منظر نامہ غیر ممکن ہے اور یہ لوگوں کو اصل خطرات سے ہٹاتا ہے۔ اس کے بجائے ماہرین دو دیگر منظر ناموں کے بارے میں خبردار کرتے ہیں۔ پہلا، مصنوعی ذہانت کی طاقت موجودہ انسانی تنازعات کو بڑھاوا دے سکتی ہے، انسانیت کو خود کے خلاف تقسیم کر کے، جیسے 20ویں صدی میں آئرن کرٹن نے سرد جنگ میں حریف طاقتوں کو تقسیم کیا۔ اسی طرح 21ویں صدی میں سلکان کرٹن، جو کانٹوں کی تاروں کے بجائے سلکان چپس اور کمپیوٹر کوڈ سے بنا ہے، ایک نئے عالمی تنازع میں حریف طاقتوں کو تقسیم کر سکتا ہے۔ چونکہ مصنوعی ذہانت کی ہتھیاروں کی دوڑ تیزی سے تباہ کن ہتھیار پیدا کرے گی، ایک چھوٹی سی چنگاری بھی تباہ کن آگ بھڑکا سکتی ہے۔ دوسرا، سلکان کرٹن انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے سے تقسیم نہیں کرے گا، بلکہ تمام انسانوں کو ہمارے نئے مصنوعی ذہانت کے آقاؤں سے الگ کر سکتا ہے۔ ہم کہیں بھی رہتے ہوں، ہم خود کو ناقابل فوچوں کے جال میں گرفتار پا سکتے ہیں جو ہماری زندگیوں کو کنٹرول کرتے ہیں، ہماری سیاست اور ثقافت کو نئی شکل دیتے ہیں، اور حتیز کہ ہمارے جسموں اور دماغوں کو دوبارہ انجینئر کرتے ہیں، جبکہ ہم ان قوتوں کو نہ سمجھ سکتے ہیں جو ہمیں کنٹرول کرتی ہیں، نہ ہی انہیں روک سکتے ہیں۔ اگر 21ویں صدی کا کوئی مطلق العنان نیٹ ورک دنیا کو فتح کر لیتا ہے تو اسے انسانی آمر کے بجائے غیر انسانی ذہانت چلا سکتی ہے۔ جو لوگ چین، روس یا پوسٹ جمہوری امریکہ کو مطلق العنان خطرات کا بنیادی ذریعہ سمجھتے ہیں، وہ خطرے کو غلط سمجھ رہے ہیں۔ حقیقت میں چینی، روس، امریکی اور تمام دیگر انسان غیر انسانی ذہانت کے مطلق العنان امکانات سے مل کر خطرے میں ہیں۔ خطرے کی شدت کو دیکھتے ہوئے مصنوعی ذہانت تمام انسانوں کے لیے دلچسپی کا باعث ہونی چاہیے۔ اگرچہ ہر کوئی مصنوعی ذہانت کا ماہر نہیں بن سکتا، ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مصنوعی ذہانت تاریخ کی پہلی ٹیکنالوجی ہے جو خود فیصلے کر سکتی ہے اور نئے خیالات تخلیق کر سکتی ہے۔ تمام پچھلی انسانی ایجادات نے انسانوں کو بااختیار بنایا، کیونکہ نئی آلے کی طاقت کے باوجود اس کے استعمال کے فیصلے ہمیشہ ہمارے ہاتھوں میں رہے۔ چھریاں اور بم خود یہ فیصلہ نہیں کرتے کہ کسے مارنا ہے۔ وہ گونگے اوزار ہیں جن میں معلومات پر عمل کرنے اور آزادانہ فیصلے کرنے کی ذہانت کی کمی ہے۔ اس کے برعکس مصنوعی ذہانت کے پاس معلومات پر عمل کرنے کی ضروری ذہانت ہے، اور اس لیے وہ فیصلہ سازی میں انسانوں کی جگہ لے سکتی ہے۔ اس کی معلومات پر مہارت مصنوعی ذہانت کو موسیقی سے لے کر طب تک کے شعبوں میں آزادانہ طور پر نئے خیالات پیدا کرنے کے قابل بناتی ہے۔ گراموفون ہماری موسیقی بجاتے تھے اور مائکروسکوپس ہمارے خلیوں کے راز کھولتے تھے، لیکن گراموفون نئے سمفنیز نہیں بنا سکتے تھے اور مائکروسکوپس نئی ادویات نہیں بنا سکتے تھے۔ مصنوعی ذہانت پہلے ہی خود سے فن تخلیق کرنے اور سائنسی دریافتیں کرنے کے قابل ہے۔ اگلے چند اشروں میں یہ ممکنہ طور پر نئی زندگی کی شکلیں بنانے کی صلاحیت حاصل کر لے گی، یا تو جینیاتی کوڈ لکھ کر یا غیر نامیاتی کوڈ ایجاد کر کے جو غیر نامیاتی ہستیوں کو متحرک کرتا ہے۔ حتیز کے اس وقت مصنوعی ذہانت کے انقلاب کے ابتدائی مرحلے میں کمپیوٹرز پہلے ہی ہمارے بارے میں فیصلے کر رہے ہیں، چاہے ہمیں رہن دینا ہے، نوکری پر رکھنا ہے یا جیل بھیجنا ہے۔ یہ رجحان صرف بڑھے گا اور تیز ہوگا، جس سے ہماری اپنی زندگیوں کو سمجھنا مشکل ہو جائے گا۔ کیا ہم کمپیوٹر الگورتھمز پر بھروسہ کر سکتے ہیں کہ وہ عقل مندانہ فیصلے کریں اور ایک بہتر دنیا بنائیں؟ یہ جادوئی جھاڑو پر بھروسہ کرنے سے کہیں بڑا جوا ہے، اور ہم صرف انسانی زندگیوں پر جوا نہیں کھیل رہے ہیں۔ مصنوعی ذہانت نہ صرف ہماری نسل کی تاریخ بلکہ تمام زندگی کی اشکال کی ارتقاء کے راستے کو بدل سکتی ہے۔ معلومات کو ہتھیار بنانا 2016 میں نے ہومو ڈیوس شائع کی، ایک کتاب جو نئی معلوماتی ٹیکنالوجیز سے انسانیت کو لاحق خطرات کو اجاگر کرتی ہے۔ اس کتاب نے استدلال کیا کہ تاریخ کا اصل ہیرو ہمیشہ معلومات رہا ہے۔
न कि होमोसिपियंस और साइंसदान तारीख के साथ साथ हयातियात, सियासत और मुआशियात को मालूमात के बहाव के तौर पर तेजी से समझ रहे हैं। जानवर, रियासतें और मार्केटें सब मालूमाती नेटवर्क्स हैं जो माहौल से डेटा जज्ब करते हैं, फैसले करते हैं और डेटा वापस छोड़ते हैं। किताब ने खबरदार किया कि बेहतर मालूमाती टेक्नोलॉजी हमें सेहत, खुशी और ताकत देने की उम्मीद रखती है, लेकिन ये हकीकत में हमसे ताकत छीन सकती है और हमारी जिस्मानी और जहनी सेहत को तबाह कर सकती है। होमो ड्यूस ने फर्ज किया कि अगर इंसान मुहतात न रहे तो हम मालूमात के तूफान में घुल सकते हैं, जैसे कि तेज बहती नदी में मिट्टी का ढीला, और कायनाती डाटा फ्लो के अंदर इंसानियत सिर्फ एक लहर साबित होगी। होमो ड्यूस के शाया होने के बाद के सालों में तब्दीली की रफ्तार सिर्फ तेज हुई है और ताकत वाकई इंसानों से एल्गोरिथम्स की तरफ मुंतकिल हो रही है। 2000 पर सोजो में साइंस फिक्शन जैसे लगने वाले बहुत से मंजरनामे, जैसे कि एल्गोरिथम्स जो फन तख्लीक कर सकते हैं, इंसानों के तौर पर धोखा दे सकते हैं, हमारे बारे में अहम फैसले कर सकते हैं और हमारे बारे में हमसे ज्यादा जानते हैं, 2024 में रोजमर्रा की हकीकत बन चुके हैं। 2016 के बाद से बहुत सी दूसरी चीजें बदल गई हैं। माहौलियाती बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है, बैनुल अक़वामी तनाव बढ़ गया है और एक पॉपुलिस्ट लहर ने हत्तीज के सबसे मजबूत जमहूरियतों की यकजहती को कमजोर कर दिया है। पॉपुलिज्म ने मालूमात के सादा लौह नजरिए को एक बुनियादी चैलेंज पेश किया है। पॉपुलिस्ट रहनुमा जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप और जायर बोल्सोनारो और पॉपुलिस्ट तहरीकें और साजिशी नजरियात जैसे कि QAnon और एंटी वैक्सर्स ने इस्तदलाल किया कि मालूमात जमा करने और सच्चाई दरियाफ्त करने का दावीज करने वाले तमाम रिवायती इदारे सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। ब्यूरोक्रेट्स, जज, डॉक्टर्स, मरकजी धारे के सहाफी और तालीमी माहिरीन अशराफिया के ग्रोह हैं जिनकी सच्चाई में कोई दिलचस्पी नहीं है और वो दानिस्ता तौर पर गलत मालूमात फैलाते हैं ताकि अवाम की कीमत पर अपने लिए ताकत और मराहत हासिल करें। ट्रंप और QAnon जैसे पॉपुलिस्ट तहरीकों का उरूज 2010 की दिहाई के आखिर में अमेरिका के मखसूस सियासी तनाजुर से ताल्लुक रखता है, लेकिन एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट नजरिए के तौर पर पॉपुलिज्म ट्रंप से बहुत पहले मौजूद था और अब और मुस्तकबिल में मुताद्दिद दीगर तारीखी तनाजुर से मुतल्लिक है। मुख्तसरन, पॉपुलिज्म मालूमात को एक हथियार के तौर पर देखता है। पॉपुलिस्ट मालूमात का नजरिया अपनी इंतहाई शक्लों में पॉपुलिज्म ये दावीज करता है कि कोई मारूजी सच्चाई नहीं है और हर एक की अपनी सच्चाई है, जिसे वो हरीफों को शिकस्त देने के लिए इस्तेमाल करता है। इस नजरिए के मुताबिक ताकत वाहिद हकीकत है। तमाम समाजी तामुलात ताकत की जद्दोजहद है, क्योंकि इंसान सिर्फ ताकत में दिलचस्पी रखते हैं। सच्चाई या इंसाफ जैसे किसी और चीज में दिलचस्पी का दावीज सिर्फ ताकत हासिल करने की चाल है। जब और जहां भी पॉपुलिज्म मालूमात को हथियार के तौर पर देखने के नजरिए को फैलाने में कामयाब होता है, जबान खुद कमजोर हो जाती है। हकायक जैसे इस्म और दुरुस्त और सच्चा जैसे सिफ्तें मुबहम हो जाती हैं। ऐसी अल्फाज को आम मारूजी हकीकत की तरफ इशारा करने वाला नहीं समझा जाता। उसके बजाय हकायक या सच्चाई की कोई बात कम से कम कुछ लोगों को यह सवाल पूछने पर मजबूर करती है, किसके हकायक और किसकी सच्चाई का जिक्र रहे हैं। ये जोर देना चाहिए कि मालूमात का ये ताकत पर मरकूज और गहरा शक करने वाला नजरिया कोई नया रुझान नहीं है और इसे एंटी वैक्सर्स, फ्लैट आर्थर्स, बोल्सोनारोस्टास या ट्रंप के हामियों ने इजाद नहीं किया। इस तरह के नजरियात 2016 से बहुत पहले फैलाए जा चुके हैं, जिनमें इंसानियत के कुछ रोशन दिमाग भी शामिल हैं। मिसाल के तौर पर 20वीं सदी के आखिर में बुनियाद परस्त बाएं बाजू के दानश्वरों जैसे कि माइकल फोको और एडवर्ड सईद ने दावीज किया कि क्लिनिक्स और यूनिवर्सिटियों जैसे साइंसी इदारे लाजवाल और मारूजी सच्चाइयों की तलाश में नहीं है, बल्कि सरमायादाराना और नौआबादियाती अशराफिया की खिदमत में सच्चाई का तायुन करने के लिए ताकत का इस्तेमाल करते हैं। ये बुनियाद परस्त तनकीदें बाज़ औक़ात यहाँ तक चली गईं कि साइंसी हकायक सरमायादाराना या नौआबादियाती बयान से ज्यादा कुछ नहीं है और ताकत में मौजूद लोग कभी भी सच्चाई में दिलचस्पी नहीं रखते और न ही अपनी गलतियों को तस्लीम करने और दुरुस्त करने पर भरोसा किया जा सकता है। ये खास बुनियाद परस्त बाएं बाजू की सोच 19वीं सदी के वस्त में कार्ल मार्क्स तक जाती है, जिन्होंने इस्तिदलाल किया कि ताकत ही वाहिद हकीकत है, मालूमात एक हथियार है और सच्चाई और इंसाफ की खिदमत का दावीज करने वाली अशराफिया दर हकीकत तंग तबकाती मराआत की तलाश में है। मठारो शी मर्तोतरस के कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के अल्फाज में अब तक की तमाम मौजूदा माशरों की तारीख तबकाती जद्दोजहद की तारीख है। आजाद और गुलाम, रईस और आम, जागीरदार और किसान, ग्लड मास्टर और मजदूर, एक लफ्ज में जालिम और मजलूम एक दूसरे के मुकाबले में मुसलसल खड़े रहे, एक ना खत्म होने वाली कभी छुपी कभी खुली लड़ाई लड़ते रहे। तारीख की ये दो तरफा तशरीह का मतलब है कि हर इंसानी तामुल जालिमों और मजलूमों के दरमियान ताकत की जद्दोजहद है।
इसके मुताबिक जब कोई कुछ कहता है, सवाल ये नहीं होना चाहिए कि क्या कहा जा रहा है, क्या ये सच है, बल्कि ये कौन कह रहा है, ये किसके मराआत की खिदमत करता है। बिलाशुबा दाएं बाजू के पॉपुलिस्ट जैसे कि ट्रंप और बोल्सोनारो ने शायद फोको या मार्क्स को नहीं पढ़ा और वो खुद को सख्त मार्क्स मुखालिफ के तौर पर पेश करते हैं। वो टैक्स और वेलफेयर जैसे शोबों में अपनी तजवीज करदा पॉलिसियों में मार्क्सिस्टों से बहुत मुख्तलिफ हैं, लेकिन उनका माशरे और मालूमात का बुनियादी नजरिया हैरत अंगेज तौर पर मार्क्सिस्ट है, जो तमाम इंसानी तामुलात को जालिमों और मजलूमों के दरमियान ताकत की जद्दोजहद के तौर पर देखता है। मिसाल के तौर पर अपने 2017 के इफ्तिताही खिताब में ट्रंप ने ऐलान किया कि हमारे दारुल हुकूमत में एक छोटा सा गिरोह ने हुकूमत के इनामात समेटे हैं, जबकि आवाम ने उसकी कीमत अदा की है। ऐसी बयानबाजी पॉपुलिज्म का एक अहम हिस्सा है, जिसे सियासी साइंसदान केस मिड्डे ने एक नजरिए के तौर पर बयान किया है, जो मुआशरे को बिलाखिर दो यकसा और मुतजाद ग्रोहों में तकसीम समझता है। खालिस अवाम मुकाबला फासिद अशराफिया। जैसे मार्क्सिस्टों ने दावीज किया कि मीडिया सरमायादार तबके का तर्जुमान है और यूनिवर्सिटियों जैसे साइंसी इदारे सरमायादाराना कंट्रोल को बरकरार रखने के लिए गलत मालूमात फैलाते हैं, पॉपुलिस्ट उन्हीं इदारों पर इल्जाम लगाते हैं कि वो फासिद अशराफिया के मफादात को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। मौजूदा दौर के पॉपुलिस्ट भी इसी अदम मुताबिकत से दो चार हैं, जो पिछली नस्लों की बुनियाद परस्त एंटी स्टैब्लिशमेंट तहरीकों को परेशान करती थी। अगर ताकत ही वाहिद हकीकत है और अगर मालूमात सिर्फ एक हथियार है, तो उसका पॉपुलिस्टों के बारे में क्या मतलब है? क्या वो भी सिर्फ ताकत में दिलचस्पी रखते हैं और हमसे झूठ बोलकर ताकत हासिल कर रहे हैं? पॉपुलिस्टों ने इस मखमसे से निकलने की दो मुख्तलिफ तरीकों से कोशिश की है। कुछ पॉपुलिस्ट तहरीकें जदीद साइंस के नजरियात और शक करने वाली तजर्बाती रिवायात पर अमल करने का दावीज करती हैं। वो लोगों से कहती हैं कि आपको किसी भी इदारे या अथॉरिटी पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, बशमूल खुद साख्ता पॉपुलिस्ट पार्टियां और सियासतदान। उसके बजाय आपको अपनी तहकीक खुद करें और सिर्फ उस पर भरोसा करें जो आप खुद बराह रास्त देख सकते हैं। ये बुनियाद परस्त तजुर्बाती मौक़िफ़ ये बताता है कि सियासी जमातें, अदालतें, अखबारात और यूनिवर्सिटियां जैसे बड़े पैमाने पर इदारों पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन वो अफराद जो कोशिश करते हैं वो खुद सच्चाई तलाश कर सकते हैं। ये नुक्ता नजर साइंसी लग सकता है और आजाद ख्याल अफराद को अपील कर सकता है, लेकिन ये सवाल खुला छोड़ता है कि इंसानी बरादरियां सेहत के निजाम बनाने या माहौलियाती ज़ाब्ते पास करने के लिए किस तरह ताउन कर सकती हैं, जिनके लिए बड़े पैमाने पर अदालती तंजीम दरकार होती है। क्या एक फर्द जमीन के माहौल के गर्म होने और उसके बारे में क्या करना चाहिए, उसका फैसला करने के लिए तमाम जरूरी तहकीक खुद कर सकता है? एक फर्द दुनिया भर से मौसमियाती डेटा जमा करने, पिछली सदियों के काबिल एतमाद रिकॉर्ड्स हासिल करने का जिक्र न करे, कैसे आगे बढ़ेगा? सिर्फ मेरी अपनी तहकीक पर भरोसा करना साइंसी लग सकता है, लेकिन अमली तौर पर यह इस बात पर यकीन रखने के मुतरादिफ है कि कोई मारूजी सच्चाई नहीं है। जैसा कि हम बाब चहारुम में देखेंगे, साइंस एक इनफरादी जुस्तजू के बजाय एक बाहमी इदाराती कोशिश है। एक मुतबादल पॉपुलिस्ट हल यह है कि सच्चाई तलाश करने के जदीद साइंसी नजरिए को तर्क कर दिया जाए और इसके बजाय इलाही वही या सूफियाना अकायद पर वापस जाया जाए। रवायती मजाहिब जैसे कि ईसाइयत, इस्लाम और हिंदू मत ने आम तौर पर इंसानों को गैर काबिल एतिमाद, ताकत के भूखे मखलूकात के तौर पर पेश किया है, जो सिर्फ इलाही जहानत की मुदाखलत की बदौलत सच्चाई तक रसाई हासिल कर सकते हैं। 2010 और 2020 की दिहाई के अवाइल में ब्राजील से तुर्की और अमरीका से हिंदुस्तान तक पॉपुलिस्ट पार्टियों ने इस तरह के रिवायती मजाहिब के साथ खुद को हम आहंग किया। उन्होंने जदीद इदारों पर शदीद शकूक व शुबहात का इजहार किया, जबकि कदीम मुतून पर मुकम्मल ईमान का ऐलान किया। पॉपुलिस्ट दावीज करते हैं कि आप द न्यूयॉर्क टाइम्स या साइंस में पढ़ने वाले मजामीने अशराफिया की ताकत हासिल करने की चाल है, लेकिन बाइबल, कुरान या वेदों में जो पढ़ते हैं वो मुतलक सच्चाई है। इस मौजू की एक तगय्युर लोगों से कहती है कि वो ट्रंप और बोल्सोनारो जैसे करिश्माती रहनुमाओं पर भरोसा करें, जिन्हें उनके हामी या तो खुदा के पैगाम्बर या अवाम के साथ सूफियाना बंधन रखने वालों के तौर पर पेश करते हैं, जबकि आम सियासतदान अवाम से झूठ बोलते हैं ताकि अपने लिए ताकत हासिल करें। करिश्माती रहनुमा अवाम का मासूम तर्जुमान होता है, जो तमाम झूठों को बेनकाब करता है। पॉपुलिज्म का एक बार बार आने वाला तजाद ये है कि ये हमें खबरदार करता है कि तमाम इंसानी अशराफिया खतरनाक ताकत की भूख चलती हैं, लेकिन अक्सर एक ही ताकत के भूखे इंसान को तमाम ताकत सौंप देता है। हम बाब 5 में पॉपुलिज्म को मजीद गहराई से देखेंगे, लेकिन इस मकाम पर यह नोट करना जरूरी है कि पॉपुलिस्ट बड़े पैमाने पर इदारों और बैनुल अक़वामी तावन पर एतमाद को कमजोर कर रहे हैं, जब इंसानियत माहौलियाती तबाही,
आलमी जंग और बेकाबू टेक्नोलॉजी के वजूदी चैलेंजों का सामना कर रही है। पेचीदा इंसानी इदारों पर भरोसा करने के बजाय पॉपुलिस्ट हमें वही मशवरा देते हैं जो फैटन की दास्तान और दी सो सीरियस ऑपरेंट्स देती हैं। खुदा या अजीम जादूगर पर भरोसा करें कि वो मुदाखलत करेगा और सब कुछ ठीक कर देगा। अगर हम इस मशवरे पर अमल करते हैं तो हम कलील मुद्दती तौर पर बदतरीन किस्म के ताकत के भूखे इंसानों के जेरे असर होंगे और तवील मुद्दती तौर पर नए मसनूई जहानत के आकाओं के जेरे असर होंगे, या हम कहीं भी न हो, क्योंकि जमीन इंसानी जिंदगी के लिए नाकाबिले रिहाइश हो जाएगी। अगर हम किसी करिश्माती रहनुमा या नाकाबिले फहम मसनूई जहानत को ताकत सौंपने से बचना चाहते हैं तो हमें पहले ये बेहतर समझना होगा कि मालूमात क्या है, ये इंसानी नेटवर्क्स बनाने में किस तरह मदद करती हैं और इसका सच्चाई और ताकत से क्या ताल्लुक है। पॉपुलिस्ट मालूमात के सादा लौह नजरिए पर शक करने में दुरुस्त है, लेकिन वो ये समझने में गलत है कि ताकत ही वाहिद हकीकत है और मालूमात हमेशा एक हथियार है। मालूमात सच्चाई का खाम माल नहीं है, लेकिन ये महज एक हथियार भी नहीं है। इन दो इंतहाओं के दरमियान एक ज्यादा बारीक और उम्मीद अफजा नजरिया के लिए काफी जगह है। ये किताब इस दरमियानी जमीन को तलाश करने के लिए वक्फ है। आगे का रास्ता इस किताब का पहला हिस्सा इंसानी मालूमाती नेटवर्क्स की तारीखी तरक्की का जायजा लेता है। ये स्क्रिप्ट, प्रिंटिंग प्रेस और रेडियो जैसी मालूमाती टेक्नोलॉजीज का सदी ब सदी जामे हिसाब पेश करने की कोशिश नहीं करता। उसके बजाय चंद मिसालों का मुताला करके ये उन अहम मुखमिसों को तलाश करता है जिनका लोगों ने हर दौर में मालूमाती नेटवर्क्स बनाने की कोशिश करते वक्त सामना किया, और ये देखता है कि उन मखमिसों के मुख्तलिफ जवाबात ने मुतजाद इंसानी मुआशरों को किस तरह तश्कील दिया। हम आमतौर पर जिन्हें नजरियाती और सियासी तनाजुआत समझते हैं वो अक्सर मुखालिफ किस्म के मालूमाती नेटवर्क्स के दरमियान तसादुम होते हैं। हिस्सा अव्वल दो उसूलों से शुरू होता है जो बड़े पैमाने पर इंसानी मालूमाती नेटवर्क्स के लिए जरूरी रहे हैं: अफसाना साजी और ब्यूरोक्रेसी। बाबे दोम और सोम बयान करते हैं कि कदीम बादशाहों से लेकर मौजूदा रियासतों तक बड़े पैमाने पर मालूमाती नेटवर्क्स ने अफसाना साजों और ब्यूरोक्रेट्स दोनों पर इन्हिसार किया है। मिसाल के तौर पर बाइबल की कहानियां ईसाई कलीसिया के लिए जरूरी थीं, लेकिन अगर कलीसिया के ब्यूरोक्रेट्स ने उन कहानियों को तरतीब न दिया होता, तरमीम न की होती और न फैलाया होता तो कोई बाइबल न होती। हर इंसानी नेटवर्क के लिए एक मुश्किल मखमिसा ये है कि अफसाना साज और ब्यूरोक्रेट्स मुख्तलिफ सिमतों की तरफ खींचते हैं। इदारे और मुआशरे अक्सर इस तवाजुन से मुतय्यन होते हैं जो वो अपने अफसाना साजों और ब्यूरोक्रेट्स की मुतजाद जरूरियात के दरमियान कायम करते हैं। ईसाई कलीसिया खुद कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं जैसे हरीफ कलीसियाओं में तकसीम हो गई, जिन्होंने अफसाना साजी और ब्यूरोक्रेसी के दरमियान मुख्तलिफ तवाजुन कायम किए। बाब चहारम फिर गलत मालूमात के मसले और खुद दुरुस्त करने वाले मेकानिज्म को बरकरार रखने के फवायद और नुकसानात पर तवज्जो देता है, जैसे कि आजाद अदालतें या हम मर्तबा जायजा लेने वाले जरायद। ये बाब इन इदारों का मुवाजना करता है जो कमजोर खुद दुरुस्त करने वाले मेकानिज्म पर इन्हिसार करते हैं, जैसे कि कैथोलिक कलीसिया उन इदारों से जो मजबूत खुद दुरुस्त करने वाले मेकानिज्म तैयार करते हैं, जैसे कि साइंसी शोबे। कमजोर खुद दुरुस्त करने वाले मेकानिज्म कभी कभार तारीखी तबाहियों का बायस बनते हैं, जैसे कि इब्तिदाई जदीद यूरोप के डाइन हंट्स, जबकि मजबूत खुद दुरुस्त करने वाले मेकानिज्म कभी कभार नेटवर्क को अंदर से गैर मुस्तहकम कर देते हैं। लंबी उम्र, फैलाव और ताकत के लिहाज से कैथोलिक कलीसिया शायद इंसानी तारीख का सबसे कामयाब इदारा रहा है, बावजूद या शायद क्योंकि इसके खुद दुरुस्त करने वाले मेकानिज्म की निस्बतन कमजोरी के। अफसाना साजी और ब्यूरोक्रेसी के किरदारों और मजबूत और कमजोर खुद दुरुस्त करने वाले मेकानिज्म के दरमियान तजाद का जायजा लेने के बाद बाब पांचम तारीखी बहस को एक और तजाद पर मरकूज करके खत्म करता है। वो है तकसीम शुदा और मरकजी मालूमाती नेटवर्क्स के दरमियान। जमहूरी निजाम मालूमात को आजादाना तौर पर बहुत से आजाद चैनल्स के जरिए बहने देते हैं, जबकि मुतलकुल अनान निजाम मालूमात को एक मरकज में मुर्तकिज करने की कोशिश करते हैं। हर इंतखाब के अपने फवायद और नुकसानात हैं। मालूमात के बहाव के लिहाज से अमेरिका और सोवियत यूनियन जैसे सियासी निजामों को समझना उनके मुख्तलिफ रास्तों के बारे में बहुत कुछ बता सकता है। किताब का ये तारीखी हिस्सा मौजूदा तरक्कियात और मुस्तकबिल के मंजरनामों को समझने के लिए बहुत अहम है। मसनूई जहानत का अरूज यकीनन तारीख की सबसे बड़ी मालूमाती इनकलाब है, लेकिन हम इसे उसके पेशरुओं से मवाजना किए बगैर नहीं समझ सकते। तारीख माजी का मुताला नहीं है, ये तब्दीली का मुताला है। तारीख हमें सिखाती है कि क्या वही रहता है, क्या बदलता है और चीजें किस तरह बदलती हैं। ये मालूमाती इनकलाबात के लिए इतना ही मुताल्लिक है जितना कि हर दूसरे किस्म की तारीखी तब्दीली के लिए।
इस तरह बाइबल के मुबैना तौर पर गैर काबिल खता होने के अमल को समझना मसनूई जहानत की गैर काबिल खता होने के मौजूदा दावों के बारे में कीमती बसीरत फराहम करता है। इसी तरह इब्तिदाई जदीद डाइनहर्ट्स और स्टॉलन की इज्तिमाई कारी का मुताला इस बारे में सख्त तंबीहात देता है कि 21वीं सदी के मुआशरों पर मसनूई जहानत को ज्यादा कंट्रोल देने से क्या गलत हो सकता है। तारीख का गहरा इल्म ये समझने के लिए भी जरूरी है कि मसनूई जहानत के बारे में क्या नया है, ये प्रिंटिंग प्रेस और रेडियो सीट से किस तरह बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ है, और मुस्तकबिल का मसनूई जहानत का आमराना निजाम इससे पहले हमने जो कुछ देखा उससे किस खास तरीकों से मुख्तलिफ हो सकता है। ये किताब ये इस्तिदलाल नहीं करती कि माजी का मुताला हमें मुस्तकबिल की पेशगोई करने के काबिल बनाता है। जैसा कि अगले सफहात में बार बार जोर दिया गया है, तारीख हतमी नहीं है और मुस्तकबिल हम सबके आने वाले सालों में किए गए फैसलों से तश्कील पाएगा। इस किताब को लिखने का मकसद ये है कि बाखबर फैसले करके हम बदतरीन नताइज को रोक सकते हैं। अगर हम मुस्तकबिल को तब्दील नहीं कर सकते तो इस पर बहस करने में वक्त जाया करने का क्या फायदा। हिस्सा अव्वल में तारीखी जायजे की बुनियाद पर किताब का दूसरा हिस्सा गैर नामियाती नेटवर्क, आज हम जो नया मालूमाती नेटवर्क बना रहे हैं उसका जायजा लेता है। खास तौर पर मसनूई जहानत AI के उरूज के सियासी मुज़मिरात पर तवज्जो देते हुए बाब 6 से 8 तक दुनिया भर से हालिया मिसालों पर बहस करते हैं, जैसे कि म्यांमार में 2016-17 में नस्ली तशद्दुद को भड़काने में सोशल मीडिया एल्गोरिथम्स का किरदार, ताकि ये वजाहत की जा सके कि मसनूई जहानत तमाम पिछली मालूमाती टेक्नोलॉजी से किस तरह मुख्तलिफ है। मिसालें ज्यादातर 2010 की दिहाई से ली गई हैं, न कि 2020 की दिहाई से, क्योंकि 2010 की दिहाई के वाकयात पर हमें कुछ तारीखी तनाजुर हासिल हो चुका है। हिस्सा दोम ये इस्तिदलाल करता है कि हम एक बिल्कुल नए किस्म का मालूमाती नेटवर्क बना रहे हैं बगैर इसके मुज़मिरात पर गौर किए। ये नामियाती से गैर नामियाती मालूमाती नेटवर्क्स की तरफ मुंतकली पर जोर देता है। रोमन सल्तनत, कैथोलिक कलीसिया और USSR सब कार्बन पर मबनी दिमागों पर इन्हिसार करते थे ताकि मालूमात पर अमल किया जा सके और फैसले किए जा सके। नए मालूमाती नेटवर्क पर गलबा रखने वाले सुल्तान पर मबनी कंप्यूटर्स बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ तरीकों से काम करते हैं। बेहतर या बदतर, सुल्तान चिप्स नामियाती बायोकेमिस्ट्री की तरफ से कार्बन न्यूरॉन्स पर आयद करदा बहुत सी हुदूद से आजाद हैं। सुल्तान चिप्स ऐसी जासूस बना सकते हैं जो कभी नहीं सोते, मालियाती माहिरीन जो कभी नहीं भूलते और आमर जो कभी नहीं मरते। इससे मुआशरा, मईशत और सियासत कैसे बदलेगी। किताब का तीसरा और आखिरी हिस्सा कंप्यूटर सियासत इस बात का जायजा लेता है कि मुख्तलिफ किस्म के मुआशरे गैर नामियाती मालूमाती नेटवर्क के खतरात और वादों से कैसे निमट सकते हैं। क्या हम जैसे कार्बन पर मबनी जानदारों के पास इस नए मालूमाती नेटवर्क को समझने और कंट्रोल करने का कोई मौका होगा। जैसा कि ऊपर जिक्र किया गया, तारीख हतमी नहीं है और कम अज कम चंद और सालों तक हम सेपियंस के पास अपने मुस्तकबिल को तश्कील देने की ताकत है। इसके मुताबिक बाब 9 इस बात की खोज करता है कि जमहूरियतों को गैर नामियाती नेटवर्क से कैसे निमटना पड़ सकता है। मिसाल के तौर पर, जब मालियाती निजाम तेजी से मसनूई जहानत के कंट्रोल में आ रहा है और पैसे की खुद मानी नाकाबिल फहम एल्गोरिथम्स पर मुनहसर होती जा रही है, तो गोश्त और खून के सियासतदान मालियाती फैसले कैसे कर सकते हैं। जमहूरियतों को मालियात या जिन्स के बारे में अवामी गुफ्तगू कैसे बरकरार रखनी चाहिए, अगर हम अब ये नहीं जान सकते कि हम किसी दूसरे इंसान से बात कर रहे हैं या किसी चैटबूट से जो इंसान होने का दिखावा कर रहा है। बाब 10 गैर नामियाती नेटवर्क के मुतलकुल अनानियत पर मुमकिना असरात की खोज करता है। जबकि आमर तमाम अवामी गुफ्तगू से छुटकारा पाने में खुश होंगे, उन्हें मसनूई जहानत से अपने खौफ है। आमरीयत अपने एजेंटों को दहशत ज़दा करने और संसर करने पर मबनी होती है, लेकिन एक इंसानी आमर मसनूई जहानत को कैसे दहशत ज़दा कर सकता है, उसके नाकाबिले फहम अमल को संसर कर सकता है या उसे खुद ताकत पर कब्जा करने से रोक सकता है। आखिर में बाब 11 इस बात की खोज करता है कि नया मालूमाती नेटवर्क आलमी सतह पर जमहूरी और मुतलकुल अनान माशरों के दरमियान ताकत के तवाजुन को कैसे मुतासिर कर सकता है। क्या मसनूई जहानत एक फरीक के हक में फैसला कुन तौर पर तवाजुन को झुकाएगी? क्या दुनिया मुतखासिम ब्लॉक्स में तकसीम हो जाएगी जिनकी दुश्मनी हम सबको बेकाबू मसनूई जहानत का आसान शिकार बना देगी, या हम अपने मुश्तरका मफादात के दिफा में मुत्तहिद हो सकते हैं? लेकिन उससे पहले कि हम मालूमाती नेटवर्क्स के माजी, हाल और मुमकिना मुस्तकबिल की खोज करें, हमें एक बज़ाहिर सादा सवाल से शुरू करना होगा। मालूमात बिलाखिर क्या हैं?